కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం। प्रकार से आज जापान हमारे सामने पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, उसका ये उदाहरण हो, या जैसे कि ईस्ट एशियन टाइगर साउथ कोरिया हो या मलेशिया हो, कई अन्य देश, इनके इतिहास अगर हम देख के परख के तो साफ बात में समझ में आता है, साफ बात समझ में आता है कि जो देश, जिस किसी भी देश अपने रूटीन से ऊपर आकर आउट ऑफ बॉक्स काम किया है, वहाँ ही कुछ अद्भुत विकास वहाँ के जनता को, वहाँ के समाज को, उस देश को प्राप्त हुआ है। जो रूटीन में है जैसे कि वैसे ही है जैसा हमारा देश है। बीआरएस का मेन एजेंडा ये है, बीआरएस इस पर एक क्वालिटेटिव चेंज इन इंडियन थिंकिंग, भारत के विचारधारा में एक बदलाव के लिए बीआरएस बहुत प्रयास करेगी। इसका मेन लक्ष्य यही है। विचारधारा बदलेगी तो भारत जरूर बदलेगी। तो इसको लेके हमने कुछ प्रपोज किया है। दो चार बातों में हमें समझ में आ जाएगा। तो रूटीन में रहते हुए देश में बहुत ज़्यादा संपत्ति रखते हुए देश के जनता उस संपत्ति से क्यों वंचित है। ये सिंपल बात है, इजीली हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को, और इसको सुलझाने में भी समाधान भी ढूंढ सकते हैं। एक पानी का मसला ले लीजिए अपने देश में। पानी का कितना तमाशा, वाई वाटर वार्स इन इंडिया। मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं, सोचते हैं। मेरा विनंती हुआ आपसे, प्लीज़ एजुकेट द पीपल। देश को समझाने में आप बहुत बड़ा योगदान आपका रहता है, पत्रकार मित्रों का। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप भी हमारे भाई हो, शहरी हो, इंडियन हो, तो इस बात को जितना आप फैला सके, जितना आप विचारधारा इसका मतलब कह सके, तो उतना ही देश के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। ये मेरा भावना है, मेरा प्रार्थना है आप तमाम लोगों से। कितना गुमराह किया जाता है लोगों को। देश में जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि है। देश को जितना पानी चाहिए वो चाहे सिंचाई के लिए हो, पीने के लिए हो, या डोमेस्टिक यूज के लिए हो, किसी अन्य चीज के लिए हो, उद्योग के लिए हो, उससे ज्यादा पानी हमारे पास उपलब्ध है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। हमारे देश में बारिश होता है 1,40,000 टीएमसी। मैंने इसमें दिया है, आपको विस्तार रूप से दिया है मैंने, आप बाद में उसको देख सकते हैं। पूरे कागज में टोटल डिटेल्स आर अवेलेबल विथ यू। 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है इस देश में। उसमें आधा बाष्पीकरण होता है बारिश होते समय ही, आधा से कुछ मात्रा में ज़्यादा 70-75 हज़ार टीएमसी यूजेबल वाटर इज वेरी मच अवेलेबल इन इंडियन रिवर्स। आज तक देश ने 20-21 हज़ार से ज़्यादा पानी नहीं उपयोग किया। हमारे देश का लैंड मास है 83 करोड़ एकर्स, लगभग कुछ कम ज़्यादा में 83 करोड़ एकड़ है। 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर से, जो अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ एकड़ होता है। इसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। सरकार अगर दमदार हो, नीति अगर बदले, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के पानी दिए जा सकते हैं। क्यों नहीं देना चाहिए? जब पानी की उपलब्धि है, भूमि है, कृषि प्रधान देश है, क्यों नहीं देना चाहिए? इसमें रुकावट क्या है? अब बनावटी बातें आप लोग बखूब जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं। ट्रिब्यूनल्स के नाम पे कितने दशक हमारे केंद्र सरकार हमको कहानियां सुनाता है। वो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, भाजपा का, पीछे 75। अभी हमारे पास एक ट्रिब्यूनल है कृष्णा पानी को लेके,
ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल है, जिसका नियुक्त हुआ था 2004 में। आज तक एक बात भी उन्होंने नहीं कहा, पता नहीं अवार्ड कब देते। 19-20 साल गुजर गए, 2-2 दशक, 3-3 दशक, 4-4 दशक ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड नहीं दे पाए। ट्रिब्यूनल अवार्ड नहीं देने का मतलब ही क्या है? क्यों नहीं देते हैं? केंद्र सरकार क्या तमाशा देखता है? क्यों खामोशी इख्तियार करता है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राथमिक चीज़ है, बेसिक नीड है। सारे देश पीने के पानी की किल्लत में है, ब्रैकिश पानी पीता है, किडनी बीमारियां बढ़ रही है देश में, गलत सलत पानी पी के, ब्रैकिश पानी पी के। इसमें भी अगर ध्यान ना दे तो लंबी लंबी भाषण और कितने साल सुनेंगे? कितने साल चलेगा ये नाटक? वाई वाटर वार्स इन इंडिया? पानी के लिए युद्ध करने का कोई जरूरत है इस देश में? क्यों लड़वाया जा रहा है राज्यों के बीच में? सटलेज रावीज के लिए पंजाब हरियाणा लड़ता है, महानदी के लिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा लड़ता है, गोदावरी को लेके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक लड़ता है, कावेरी पानी को लेके कर्नाटक, तमिलनाडु लड़ता है। किसी अन्य कहीं ऐसे झगड़े पंचायत क्यों? गैर जरूरी, जो जिसका जरूरत है ही नहीं। भरपूर पानी जब हर एकड़ में दिया जा सकता है और पानी की संसाधन की उपलब्धि है, संपत्ति है, पानी की संपत्ति भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जनता क्यों वंचित हो, देश क्यों वंचित हो इससे? आप अगर हर एकड़ में भी पानी दे दे तो 40,000 टीएमसी भी बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद और 30,000 टीएमसी हमारे पास है। दूसरी बात है, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए आप एक 10,000 टीएमसी भी पकड़ते हैं तो तभी भी 20,000 टीएमसी पानी की बचत है। यानी कि अगला 50-100 साल तक हिंदुस्तान में शुद्ध पानी का कोई कमी नहीं होगी। Yes, these are not my figures. These are the figures given by Central Water Commission of India to the Parliament of India. Not once, but so many times. It's a fact. संपत्ति रखते हुए, पानी रहते हुए क्यों पीने के पानी के लिए देश तरसे? क्यों सिंचाई के लिए किसान तरसे? क्यों परेशान हो? कोई मतलब है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि द पॉलिसी ऑफ बीआरएस अगर सरकार बनाए, बीआरएस के हम लाइक, मतलब हम क्या लोगों के साथ मिलकर भी, बीआरएस का एजेंडा है ए रिवोल्यूशनरी एजेंडा इन वाटर रिसोर्सेस। व्हाई आई से लाइक दिस? भारत एक विशाल देश है। मैंने एक पत्र आपको दिया है मित्रों, इसमें आप देख सकते हैं। इस पत्र बिगेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड ऑन रिवर्स, आप लोग देखिए। करीब ये डैम है जिम्बाब्वे देश में जाम्बेजी रिवर पे, जिसकी क्षमता है 6,533 टीएमसी। पत्रकार मित्रों से मेरी प्रार्थना है, ये बहुत अहम चीज़ है, दया करके प्लीज़ लोगों तक पहुंचाइए। जितना अच्छा आप पहुंचा पाए तो लोगों में एक जागृति आएगी। 650,000 से भी ऊपर 6,533 टीएमसी इस रिजर्वायर की कैपेसिटी है। उसके बाद अंगारा रिवर पर रशिया में है 5,968। मैंने दिया है, डिटेल्स आपके पास है, मैं एग्जाम्पल तौर पर कह रहा हूँ। दीज आर द फैक्ट्स। इस प्रकार के कई देशों में, नाइलू रिवर पे इजिप्ट में है 4,600, ब्रिटिश कोलंबिया में 2,600 है, चाइना में है 3 गार्जेस डैम 1,400 वाला, कोलोराडो यूएसए में है 1,250 वाला होवर डैम। क्या हमारे देश में, इतनी विशाल देश में, इतनी विशाल जनता, जहां हर साल कई राज्यों में बाढ़ भी आता है, कई राज्यों में सूखा भी पड़ता है, हमने सब कुछ देखा है, देश ने अनुभव किया है, ऐसे 1-2 रिजर्वायर का भी जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों इस तरफ चिंता नहीं कर रहे देश, केंद्र सरकार, राज्यों का सरकार, कोई भी हो? क्यों इस प्रकार का हम नहीं सोच रहे? ये तो बाढ़ से भी बचा सकते हैं ऐसे डैम बनाने से, सूखा से भी हम बच सकते हैं।
जिंदगी में पीने की पानी की किल्लत ही नहीं होगी देश के किसी भी भाग में। ये सब कर सकते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इसीलिए आउट ऑफ बॉक्स कह रहा था, ये जो रूटीन कहानियां सुना के, रूटीन बातें कह के, झूठे मूठे बातें बोल के जनता को गुमराह किया जा रहा है, इससे उबर कर आउट ऑफ बॉक्स आना चाहिए। ऐसे करने वाला, क्षमता वाला राजनीति ही देश में चलना चाहिए। देश के जनता भी इस बात को, देश के युवा खासकर इस बात को सोचना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं, इतनी संपत्ति है, इसीलिए टोटल वाटर पॉलिसी हैज टू बी चेंज। द एजेंडा ऑफ द BRS पार्टी is to change the water policy in toto and bring in a new water policy which will yield immediate results. इसके लिए ना हमको वर्ल्ड बैंक से भीख मांगनी है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा है, ना किसी से परमिशन की ज़रूरत है। हमारे देश की अपनी संपत्ति है, अपनी पानी है, अपने नदियों में बह रहा है। इसके लिए कोई भीख की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं है। तभी भी हम अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे हम लोग। इसीलिए मेरा मानना है, देश के विचारधारा में, देश के राजनीति के विचारधारा में भी बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। समय परिवर्तन का है। बहुत टाइम हो गया है, 75 साल गुजर गए, बहुत कहानियां सुन चुके हैं, बहुत बातें हो चुके हैं। अब आखिरकार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा राज्य जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जहां से 2-2 नदियां निकलते हैं, कहीं उपनदियां हैं, ऐसे जगह हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा आज यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। क्यों करना चाहिए? इसको देखते तमाशा देख रहे हैं कभी से। कभी कोई फिल्म एक्टर है, नाना पाटेकर जी, उसका नाम क्या है, उन्होंने कोई ट्रस्ट कर दिया, मैंने कुछ कभी फेसबुक पे देखा था, जो आत्महत्या कर रहे कि किसान उनके मदद, फैमिलीज को मदद कर रहे। ऐसी स्थिति बने ही क्यों रहे? ये क्या तमाशा होता है? तो इसीलिए पानी का टोटल पॉलिसी चेंज होना चाहिए 100%। और करंट का जो पॉलिसी है, करंट क्यों नहीं दिया जाता इस देश में? एक्चुअली इंडिया का इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 4,10,000 मेगावाट। मैंने पत्र दिया है आपको, इसमें है किसी भी साल, किस साल कितना इस्तेमाल किया वो पत्र आपके पास है अभी, किसी भी साल। तो टेबल रखना चाहिए था भाई। ये देखिए, ये पत्र मैंने आपको दिया है, इसमें पूरे डिटेल है किस साल पीक लोड यानी कि ज़्यादा इस्तेमाली, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस साल में कितना हुआ था। 2,15,000 मेगावाट से कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया इंडिया। हाईएस्ट पीक लोड ऑफ इंडिया वाज 2,15,888 मेगावाट्स। मैंने आपको दिया है पेपर ये। जबकि 4,10,000 मेगावाट पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास। और तमाशा ये है, पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुज़िस्ता पार्लियामेंट सेशन में, दिसंबर जो सेशन चला था, उसमें समाधान दिया है। एक हमारे ही सदस्य ने पूछा था क्वेश्चन, 40 लाख बिजली उत्पत्ति करने वाले कारखाने देश के कई भागों में है, वो भी लिस्ट मैंने दिया है आपको। उल्टे सुलटे कुछ झगड़ा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझता है तो इजीली सुलझा जा सकता है, अगर चाहे तो कानून बदला जा सकता है। 40,000 मेगावाट वाला बिजली कारखाने एनसीएलटी के चक्कर में स्ट्रेस्ड एसेट्स करके डिक्लेयर कर दिया है। वो सुलझा दे के बटन दबा देते, करंट चालू होकर आ सकता है। लेकिन सारे जनता परेशान है देश में। किसी भी राज्य में 24 घंटा करंट नहीं मिलता किसी भी चीज के लिए। किसान खेती किसानी के लिए तो मिलता ही नहीं है। कई राज्यों में तो किसान परेशान है, कभी दिन में आए तो कभी रात में, 4-4 बार 5-5 बार जाता है, 2-2 घंटा 3-3 बार आके जाता है। कई राज्यों में तो 3-3 दिन नहीं आता है। बस इस प्रकार की स्थिति क्यों बने रहे? डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहला दुनिया भर में देखा जाता है कितना पावर पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन है। हम उभरते ही नहीं, ऊपर आते ही नहीं।
अब कहाँ से डेवलप करेंगे इंडिया? लंबी लंबी भाषण, झूठी वादे, कहानियाँ, ये कब तक सुनते रहेंगे? कब तक चलेगा ये बात? इसीलिए हम चाहते हैं, भारत की जनता से, भारत के युवा से हम अनुरोध करते हैं, ये परिवर्तन का समय है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। अब बेसब्र हो जाए तो काफ़ी अलग सलग बातें में निकल सकते हैं। कहीं हम हर चीज़ में पीछे, ना ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, क्यों पिछड़ापन है? हर चीज़ रहे जैसा दिखता है, मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन। ये क्या बात हो गया? दिल्ली जाते हैं राजधानी, 45 मिनट हवा में चक्कर काटना पड़ता है, एरोड्राम में कंजेशन। हाँ, बिल्कुल सच बात है। पानी की जो बात मैं कह रहा था, दिल्ली राजधानी, हमारा दिल्ली में तक पानी भरपूर नहीं मिलता। 75 साल के आज़ादी के बाद अगर राजधानी में भरपूर पीने की पानी की प्रबंधन नहीं है तो हम क्या कहाँ पहुंचे? क्या हो रहा है इस देश में? इसीलिए हम अनुरोध करते हैं युवा से, जनता से, बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, ये परिवर्तन का समय है, बस इसको रोकना चाहिए। हर चीज़ में हम पीछे, ना रोड सही, ना रेल सही, ना शिपयार्ड सही, ना एयरपोर्ट सही, कोई भी एक चीज़ नहीं। अब ऐसा है, गूड्स ट्रेन का स्पीड देखिए। अब हम कब कैच करेंगे, कब दुनिया के साथ हमारा चलेगा? हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बेशर्मी से। बिल्कुल, मुझे तो शर्म लगता है। ऐसा है, इंडियन ट्रक स्पीड, इंडियन गूड्स ट्रेन का स्पीड है, आपको दिया मैंने पेपर, ये एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर इंडियन गूड्स ट्रेन का, जबकि चाइना का गूड्स ट्रेन का एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर। अब हम कब मुकाबला करेंगे जी चाइना से? ये संभव है? यूएस का 78 किलोमीटर है, यूनाइटेड किंगडम का 75 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का 80 किलोमीटर है, जर्मनी के 60 किलोमीटर है। ये मैंने दिए हैं आपको। और इंडिया का 24 किलोमीटर है। और हम बातें कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे, धर्म के नाम पे, जातिवाद नाम पे देश को डिवाइड कर रहे, मनमानी गेम खिलवाड़ा कर रहे। तो ये कहाँ पहुँचेंगे देश हमारा? इसीलिए हम चाहते हैं ये ऐसी हकीकतें देश के सामने आए और हमारे पत्रकार भाई ज़्यादा मेहनत करें ऐसी चीज़ों को जनता के सामने रखने का। और परिवर्तन के लिए आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो करना भी चाहिए, बिकॉज यू आर द फोर्थ स्टेट ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के जो स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ में हमारे मीडिया बहुत ही अहम, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मैं इसलिए विनती करता हूँ आपसे विनयपूर्वक, ट्रक का स्पीड भी देखिए। इंडियन ट्रक स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज, जबकि जापान का 80 किलोमीटर है, साउथ कोरिया का 80 है, यूनाइटेड किंगडम का 95 है, यूएस के 115 तक है। हम कब कैच करेंगे दुनिया के साथ? हमारा इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा? बातों में बढ़ेगा, भाषण में बढ़ेगा, स्टेटमेंट्स में बढ़ेगा, हकीकत में कब बढ़ेगा? हम कैच कर पाएंगे दुनिया के साथ? आगे निकल पाएंगे? इतने बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ों पे हम पीछे रहते हुए अब कब तक ऐसे कहानियाँ लोगों को सुनाते जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ बीआरएस के पॉलिसी है कि टोटल वाटर पॉलिसी विल बी चेंज्ड, टोटल पावर पॉलिसी हैज टू बी चेंज्ड, एंड न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स सच विथ ए लार्ज मैग्नीट्यूड, कम से कम 2-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में। उसके लिए सारा प्रबंधन करेंगे। जो कानून में संशोधन लाना है, चाहे संविधान का संशोधन हो, बिल्कुल वो संशोधन करेंगे और उसका पूरा प्रबंधन करेंगे। पानी का हर लिहाज से किल्लत को कम कर देंगे। और ये भी कहते हैं, देखिए सिंगापुर का बिल्कुल पेरीमीटर ही है 193 किलोमीटर। अगर पूरा राउंड भी सिंगापुर को नापा जाए, एक ही पोर्ट है उनके पास, उनका 193 किलोमीटर उनका पेरीमीटर है। वो एक ही पोर्ट वाला सिंगापुर 37.3 मिलियन, मैंने ये भी दिया है आपको, कंटेनर्स हैंडल करता है। 7.5 से लेकर 8,000 तक कोस्टल हमारा है। और कितने पोर्ट्स है हमारे देश में?
कितने बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। ये मतलब हम 25 करते हैं, 25 मिलियन, और चाइना 210 से लेकर 250 मिलियन डील करता है। हम कितने पीछे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स क्या है, हमारे इंपोर्ट्स क्या है, हमारे पोर्ट्स क्या है। तो कब हम इन लोगों के साथ मुकाबला कर पाएंगे, कब हम आगे बढ़ पाएंगे। ये कहानियाँ कब तक ये चलते रहेंगे, इस बात पे भी बहुत सख्ती से सोचने की ज़रूरत है, इन बातों को समझने की ज़रूरत है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे। आज देश में एक धंधा चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ही खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना है टीवी पे, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस। क्यों नहीं भैया, समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट का तो काम है बिजनेस करना चाहिए या करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से हटने वाला सरकार थोड़ी होता है, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। जहां नुकसान होता है ठोक दो जनता पे, बता दो उनको, डरा दो कि भाई ये इसमें नुकसान आ गया, घाटा हो गया, लिहाजा पेट्रोल बढ़ाओ, डीजल बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, फलाना बढ़ाओ, ढिमकाना बढ़ाओ। जिसमें प्रॉफिट होता है वो प्राइवेटाइज कर दो। बेहद अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन क्यों किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं। देखिए कितना तमाशा होता है। बिजली के जो मामला है, हम हमारे देश में इतना जबरदस्त बिजली दे सकते हैं, इसके लिए भी कोई हमारे को अमेरिका की मदद नहीं है, नहीं चाहिए, ना ही वर्ल्ड बैंक का, ना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसी अन्य देश से हमारा कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से हम अपने पावर के अंदर, अपने संविधान के अंदर, हमारे संविधान के छत्र छाया में बहुत जबरदस्त 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, संभव है। इसलिए संभव है, कोयला खदान इतने हैं हमारे पास। इंडिया हैज 361 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स। 361 बिलियन टन्स मैंने दिया है आपको, कागजों में है, आप लोग बाद में देख लीजिए तफसील से, मैं अपने बात कह दे रहा हूं। 361 बिलियन टन्स यानी कि उसमें अगर 40-50% भी जब रिट्रीवल करते आता है तो 125 ईयर्स के लिए, पूरे देश के लिए बिजली देने के लिए काफ़ी है। इतनी संपत्तियां हमारे पास रखते हुए हम पूरे प्राइवेट की बात कर रहे हैं। अदानी पावर, अंबानी पावर, जिंदानी पावर, बोंदानी पावर क्यों दे रहे भाई, समझ में नहीं आता। पावर सेक्टर तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश की प्रगति, विकास को मापने में दुनिया के पूरे इंडेक्सेस में पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन को ही माना जाता है। कौन सा देश कितना पर कैपिटा इसका पावर है, उसी से खाता मालूम हो जाता है देश का। तो क्यों आज प्राइवेट में दे रहे, क्या बात है। लाखों हमारे कर्मचारी हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, क्यों देना पड़ रहा है, क्या बात है। पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए। अगर पूरा पावर प्राइवेट में दे दो, एक दिन आएगा वो सरकार को ब्लैकमेल करेगा, देश को ब्लैकमेल करेगा। दे विल होल्ड द गवर्नमेंट फॉर रैंसम। पूरा उनके हाथ में रख दो। जहां क्रिटिकल है, जहां प्राइवेट ही कर सकता है, वहां दे दो कुछ मात्रा में। लेकिन ये बहाना बना के, और ये भी कैसे, इतने सालों से जो जेनकोस है, ट्रांसकोस है, बिजली कारखाने हैं, बिजली घर है, इतने लाखों किलोमीटर के वायरिंग है, इतनी संपत्ति बनाई है, जो पब्लिक सेक्टर हमारा जो कर्मचारी वहाँ के, उनके खून पसीना से देश की जनता की ये प्रॉपर्टी है। लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों का। उस प्रॉपर्टी को आप हजारों करोड़ों में कुछ एक गिनती करके लेडर बुक्स बना के आप दे दे रहे, जैसे पवन हंस का किया गया था। पवन हंस को जो एक कंपनी था सरकार का, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको जो बोनस मिलता था गवर्नमेंट को, जो डिविडेंड मिलता था, उससे भी कम दाम में बेच दिए प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। रखते तो डिविडेंड तो मिलता कम से कम। इसी प्रकार का इतने लाखों करोड़ों वाला प्रॉपर्टी को यूं ही कुछ ही ले लेके, कुछ कहानी बना के, अब उनका क्या नतीजा निकल रहा है। आज अदानी का क्या निकल रहा है नतीजा, झूठे मतलब चीजें बना के, बनावटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ा के, कितना मतलब पूरे देश खतरे में आ रहा है।
सारे बैंकिंग व्यवस्था खतरे में आ रहा है, इसके लिए कौन जवाब देगा? यानी कि इस अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन, जो मन में है करो, जो कहते जाओ करते जाओ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलने देगा। बीआरएस का पॉलिसी है पावर सेक्टर। मैं सीधे कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आपके हाथ में पावर है, आज आप कर सकते हो, लेकिन 24 के बाद तो हम ही को आना है। हम बिल्कुल पावर सेक्टर को आप प्राइवेट करते हो तभी वापस ले लेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ लोगों के बात ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे संभव होगा। एयर इंडिया का कहानी समझिए। एयर इंडिया पहले टाटास के पास ही था, प्राइवेट ही था, जो इंडियन एयरलाइंस था। 1953 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकार के पास आ गया, फिर वापस मोदी जी ने उनको फिर सेम टाटास को वापस दे दिया, जहां से आया था फिर वही चला गया। अब जब राष्ट्रीयकरण करना चाहता है सरकार, केंद्र सरकार, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई रोकदार नहीं, हमारे संविधान में उसका प्रावधान है। हम कह रहे हैं पावर सेक्टर डेफिनेटली बीआरएस का पॉलिसी है, वी विल टेक इट आउट, इवन मोदीज गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज इट, वी विल टेक इट बैक and we will nationalize the power sector. 90% of the power sector will be kept in public sector. जो अच्छा खासा चल रहा है उसमें खामियां हैं, ठीक है, उसका बना देते हैं भरपूर पावर। और मैं आश्वासन देता हूं देश के जनता को, जैसा हमने अनुभव है हमारे को तेलंगाना राज्य में किया है, मैंने लिया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। बीआरएस को अगर चुना लेता है हिंदुस्तान के जनता, हमको हमारे कंसोर्शियम, हमारे लाइक माइंडेड जो पार्टीज है, हमारे गुट को अगर चुनता है, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के हर कस्बा में, हर गांव में, कोने कोने में उच्च गुणवत्ता वाला बिजली मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, निरंतर मिलेगा। ये मेरा वायदा है देश के साथ, जो हमने तेलंगाना राज्य में करके बताया है। और पूरे हिंदुस्तान में एक ही तेलंगाना राज्य है जहां 24 घंटा का करंट का उपलब्धि हर सेक्टर के लिए है। हो सकता है न्यूयॉर्क शहर में पावर जाए, लंदन में जाए, लेकिन हैदराबाद शहर में पावर नहीं जाएगा। हैदराबाद हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए पावर आइलैंड। इस प्रकार का व्यवस्था हमने खड़ा किया है, ये कोई भी देख सकता है, उसका जानकारी ले भी सकते हैं। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी इसका आपको मिल सकता है, आप वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार का कर सकते हो, ये नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ा चीज, मैं तो कहता हूं एक साजिश है, वो चाहे केंद्र सरकार कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, दोनों का रवैया ऐसे ही रहा। कोल इंडिया, मैंने एक पेपर आपको दिया है, రైల్వే కనెక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ इन मेजर कोल फील्ड्स, ఇది ఇచ్చిన सुमन మీరు, ये भी दे दिए ना, ये भी आपके पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर 1 पैसा का भी कोई वजन नहीं है। मैं इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूं, तो इससे गवर्नमेंट इंडिया का व्यवहार समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम करता है, क्यों कर रहा है, कितना झूठा बात देश के सामने कह रहा है, ये व्यवहार समझ में आना चाहिए, जनता को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं इतना कथा आपको सुनाना पड़ रहा है। कोल इंडिया ने पूरा पैसा भर दिया है, 10, 12, 15 साल हो गया है। सिर्फ 200-250 किलोमीटर रेल लेन बनानी है। रेल लेन बनाओ, वो भी गुड्स ट्रेन का, कोयला जो ले जाएगा। 10 साल 15 साल हो गए नहीं बनाते, पेंडिंग रखते। उल्टा क्या कहते, केंद्र सरकार हमको, राज्यों के सरकार को हुक्म देता है कि आपको इतना % इंपोर्टेड कोल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तुम्हारे ऊपर फाइन डालेंगे, तुम्हारे को सेंट्रल पावर कोटा खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, डरा देते हैं। क्यों भाई, क्या इंटरेस्ट है इंपोर्टेड कोल में? इतना मजाक क्यों है केंद्र सरकार को? इंपोर्टेड कोल सीधा ही अदानी मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से। जितना अदानी पे प्रेम है उतना देश पे, जनता पे होना चाहिए, किसानों पे होना चाहिए। क्यों ठोक रहे हो राज्यों के सर पे? और हमारा कोयल मिलता है, इंडियन कोल मिलता है, वो चाहे वेस्टर्न कोल फील्ड से हो, हमारे कोल इंडिया के जो आपके पास महाराष्ट्र में भी है, वो घूस में है, बलारपुर में है, चंद्रपुर में है, हमारे पास सिंगारेनी है, 4000 में मिलता है हमारे टन, 3800 या 4000 में टन मिलता है। जबकि हमसे कहा जाता है, केंद्र सरकार कहता है 30,000 में टन खरीदो।
26,000 में टन करे तो क्यों भाई, ये कोई पॉलिसी है? इसलिए हम कम कह रहे हैं कोयला जितना डिपॉजिट्स हिंदुस्तान में है, 1 किलो कोयला भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोल इंपोर्ट करना ही देश के साथ गद्दारी है, देश के जनता के साथ ये बिल्कुल गलत काम है। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं कोल, क्या मजबूरी है? 2-3 रेल पटरी नहीं बना सकते हो? 300 मिलियन टन कोयला उत्पत्ति हो जाएगा वहाँ पे, कागज़ में आप देख लीजिए। ये कोल इंडिया का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ एक भी मेरे कहानी नहीं है। These are all the records submitted to the parliament by government of India. All the records. ये सच के आधार पर मैं कह रहा हूँ, 1 किलो भी कोयला इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि जबरदस्ती इंपोर्ट किया जा रहा है और राज्यों के सरकार के ऊपर, राज्यों के जो कारखाने हैं करंट के, उनके ऊपर ठोका जा रहा है।